discussing this problem, first of all we should understand what is an inextensible string, क्योंकि massless strings और mass के साथ string का concept हमने पढ़ा, लेकिन ये inextensible string होता क्या है एक्चुअली में? inextensible string, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग का मतलब होता है कि जब उस रस्सी को, जब वो स्ट्रिंग क्या होगा, उस पर एक फोर्स लगेगा, व्हेन द स्ट्रिंग इज बीइंग स्ट्रेच्ड, उसका लेंथ जो होगा उसमें कोई कंसिडरेबल चेंजेस नहीं आए। क्या होगा? नो कंसिडरेबल चेंजेस इन द length of string. No considerable changes in the length of string occurs when the string is taut. जब उसको ताना जाएगा, जब उस पर एक टेंशन फोर्स अप्लाई होगा, उसमें उसके लेंथ में कोई कंसिडरेबल चेंजेस नहीं आएगा, तो उसको इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग कहते हैं। अब सवालों में आपको इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग्स देने के पीछे कारण क्या है? क्योंकि अगर स्ट्रिंग स्ट्रेचेबल है, स्ट्रिंग्स में फोर्स लगने पे एक उसके लेंथ में बदलाव होता है, तो उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसको समझना भी ज़रूरी है। जैसे आप सपोज़ करें कि ये स्ट्रिंग है और ये स्ट्रिंग में दो ऑब्जेक्ट आप कनेक्ट कर दिए, एक ऑब्जेक्ट ये कनेक्टेड है और एक ऑब्जेक्ट ये कनेक्टेड है, ठीक है। ये हो गया आपका, सपोज करिए मास m1, ये हो गया मास m2, और इधर आपका एक फोर्स अप्लाई हुआ F, ठीक है। तो अगर ये स्ट्रिंग क्या है, एक्सटेंसिबल है, तो जब तक फोर्स लगने के बाद क्या होगा, इसमें एक टाइटनेस पैदा होगी, एक एक्सटेंशंस पैदा होगा, तो क्या होगा, इसका लेंथ चेंज करेगा क्योंकि ये एक्सटेंसिबल है। और जब तक इसका लेंथ चेंज करेगा तब तक फोर्स की वजह से दोनों मासेस अलग अलग एक्सेलरेशंस को एक्वायर करेंगे। मतलब क्या होगा कि इफ द स्ट्रिंग इज एक्सटेंसिबल, इफ द string is extensible, then the acceleration of masses connected to the string will be different till the length of string changes, ठीक है। तो जब तक उसके लेंथ में एक बदलाव होता रहेगा तब तक दोनों मासेस का एक्सेलरेशन इस फोर्स लगने की वजह से डिफरेंट होगा, और जब फाइनली जब उसका लेंथ कांस्टेंट हो जाएगा तो दोनों मासेस एक कांस्टेंट एक्सेलरेशंस को एक्वायर कर लेंगे। ये कंडीशंस कब? जब एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है। लेकिन जब आपका स्ट्रिंग परफेक्टली इनएक्सटेंसिबल है, तो जैसे ही फोर्स आपने अप्लाई किया, वही फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशंस ये पूरा सिस्टम एक्वायर करेगा, उसी एक्सेलरेशन से ये भी मूव करेगा और उसी एक्सेलरेशन से ये भी मूव करेगा जो है। सो ये हुआ हमारे इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग्स के कंसेप्ट को समझाने का कारण, ठीक है। तो सवालों में आपको इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ही मेंशन होता है, ठीक है। जैसे यहाँ भी केस है, वो इनएक्सटेंसिबल केस पे ही इस कंसेप्ट को जो है सो बढ़ाया गया। और सवाल पूछा जा रहा है कि दो ब्लॉक्स है आपके पास, एक है 6 kg का, एक है 4 kg का, और वो कनेक्टेड है बाय ए रोप ऑफ मास 2 kg। ये रस्सी है, दिस इज़ अ स्ट्रिंग। क्या है ये है एक स्ट्रिंग है, और इस स्ट्रिंग का वजन भी दिया हुआ है 2 kg का है, और ये पूरा का पूरा सेटअप जो है वो एक फ्रिक्शनल लेस सरफेस पे आपको पड़ा हुआ है, मतलब कोई फ्रिक्शन सरफेस पे नहीं है। अब वो कह रहा है कि एक कांस्टेंट फोर्स ऑफ 60 न्यूटन इज अप्लाइड टू द 6 kg ब्लॉक। इस ब्लॉक पे 60 न्यूटन का फोर्स लगा। तो फाइंड द एक्सेलरेशंस ऑफ द सिस्टम। तो ये जो पूरा सिस्टम है आपका, यहाँ से ये इस पूरे सिस्टम का मास कितना हो जाएगा? तो इस पूरे सिस्टम का मास हो गया आपको 4 kg हो गया इसका मास, प्लस 2 kg हो गया रस्सी का मास,
और प्लस 6 kg हो गया बड़े वाले ब्लॉक का मास। तो ये हो गया 4 2 6 6 12 kg। ठीक है, फोर्स जो लग रहा है इस पूरे सिस्टम पे ये कितना का लग रहा है 60 न्यूटन का। इसलिए एक्सीलरेशन पूरे सिस्टम का क्या होगा, अब बराबर F/m। तो 60/12 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये पूरा सिस्टम इधर की ओर क्या होगा, एक्सीलरेट करेगा, A इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर ये पूरा सिस्टम 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव करेगा, मतलब ये मास भी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव करेगा और साथ में ये भी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव करेगा। क्यों? क्योंकि ये रस्सी के पास मास जरूर है लेकिन ये इनएक्सटेंसिबल है, इसीलिए इसके साथ, इस रस्सी के साथ अटैच्ड ये दोनों मासेस का एक्सेलरेशन सेम होगा। ठीक है, तो ये चीज़ अब हमका सवाल क्या पूछ रहा है, सवाल पूछ रहा था कि एक्सेलरेशन क्या होगा, क्या ना, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। और टेंशन पूछ रहा है कि इस पॉइंट पे टेंशन, बी पॉइंट पे टेंशन, सी पॉइंट पे टेंशन। तो टेंशन जो होगा, आप एक चीज़ देखिए कि आप अगर इसको और इस रोप को अप टू पॉइंट ए एक सिस्टम मानते हैं तो कहीं ना कहीं टेंशन फोर्स ही है जो ये 4 kg का और ये इस रोप को टुवार्ड्स द राइट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से खींचेगा। तो क्या होगा कि फॉर कैलकुलेशन ऑफ टेंशन एट पॉइंट ए we assume both the mass of 4 kg and the mass of rope 2 kg as a complete system एंड वही ये दोनों एक सिस्टम मान लें और टेंशन फोर्स ही है जो इस ए पॉइंट का टेंशन फोर्स ही है जो इसको इधर की ओर आपको 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से घसीट रहा है। तो आप लिख सकते हो कि टेंशन एट द पॉइंट ए इज इक्वल टू, पूरे सिस्टम का मास कितना हो गया, तो 4 kg प्लस यहाँ पे 2 kg इंटू एक्सेलरेशन 5, तो 6 5 30 न्यूटन का टेंशन हो गया ए पॉइंट पे। फिर अगर बी पॉइंट पे टेंशन पूछे तो बी पॉइंट क्या है, इंटरमीडिएट है, मतलब कि क्या होगा, बी पॉइंट पे जो टेंशन है वो रिस्पॉन्सिबल है इस 4 kg के ब्लॉक को और साथ में ये 1 kg का जो रस्सी है उसको कंबाइंडली खींच रहा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। आप लिख सकते हो कि टेंशन एट द पॉइंट बी इज इक्वल टू 4 kg का मास प्लस 1 kg स्ट्रिंग का मास और इंटू कितना एक्सेलरेशन से खींच रहा है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से खींच रहा है, तो ये 25 न्यूटन। और इसी प्रकार से टीसी पूछ दिया जाए, मतलब इस टेंशन, इस पॉइंट पे टेंशन क्या है, तो यहाँ पे लगने वाला टेंशन जो फोर्स है टीसी, ये टीसी रिस्पॉन्सिबल है 4 kg ऑफ मास को 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से टुवार्ड्स द राइट ले जाने के लिए। तो आप टीसी लिख सकते हो, टीसी इज इक्वल टू नथिंग बट तो 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 20 न्यूटन। तो आप देख रहे हो कि टेंशन फोर्सेस कहाँ मैक्सिमम है, इस पॉइंट पे टेंशन फोर्सेस क्या है, मैक्सिमम है, और इस पॉइंट पे टेंशन फोर्सेस क्या है, मिनिमम है। आप ये भी देख रहे हो कि चूंकि स्ट्रिंग का एक मास है और इसी मास की वजह से हर पॉइंट पे टेंशन फोर्सेस अलग अलग लग रही है। सो दिस इज़ अबाउट द टेंशन फोर्स। हालांकि जब हम लोग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ पढ़ लेंगे और थर्ड लॉ पढ़ लेंगे तो इस स्ट्रिंग्स के काफ़ी ज़्यादा सवालों को सॉल्व करेंगे और टेंशन